अपना आज का जो टॉपिक है आपको पता ही है, गुरु बीजाणुधानी यानी कि बीजांड ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने, और इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अभी माइक्रोस्पोरेंजियम होती कहाँ है, कैसे होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक दो बातें अपन और कर लेते हैं जो अपन ने प्रीवियसली बात की हुई है कि अपन ने कहा था कि अपनी जो स्त्री केसर होती है, स्त्री केसर के अंदर यानी कि गाइनोशियम के अंदर अगर एक है तो उसको क्या बोलेंगे, अंडक बोलते हैं। तो अंडक के अंदर क्या होता है, अंडाशय होता है, और अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक कोष्ठ हो सकते हैं, मोनोलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर, इस तरीके से हो सकते हैं। अब इस कोष्ठ में अभी मैं एक ही मान रही हूं, ठीक है, अभी मैं क्या कह रही हूं कि ये एक ही कोष्ठ है। मैंने कहा एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, वो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्या मान रहे हैं, एक मान रहे हैं, क्योंकि हमको डायग्राम थोड़ा सा बेटर बनाना है। अब इस एक कोष्ठ के अंदर, जिसको अपन अंडाशय गुहा भी कहते हैं, अंडाशय गुहा के अंदर कोष्ठ होता है। कोष्ठ के अंदर क्या हो सकता है, एक या अधिक बीजांड लगे हुए हो सकते हैं। फिर से मैं बोल रही हूं, एक या अधिक ओव्यूल हो सकते हैं या बीजांड हो सकते हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है, जरूरी नहीं है एक। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अंदर एक बीजांड था या अधिक बीजांड थे? तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूं। अगर किसी फ्रूट में एक बीज है, ध्यान से सुनना, क्योंकि यही बीजांड आगे जाके बीज बनेगा। ये बात एक और सीख लो, बीजांड ही आगे जाके क्या बनाता है, बीज बनाता है। ये बात अभी से सीख लो। तो अगर किसी फ्रूट में एक ही बीज है, इसका मतलब उसमें एक ही बीजांड था। अगर किसी फ्रूट में बहुत सारे सीड्स आपको दिख रहे हैं, बीज दिख रहे हैं, इसका मतलब उसमें बहुत सारे बीजांड थे। समझ गए बात को? यहाँ पे एक बात क्लियर हुई। तो अभी अपन एक मान रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक क्या लगा हुआ मिलेगा अपन को, बीजांड लगा हुआ मिलता है। इस तरीके से एक बनाया है मैंने अपने समझने के लिए। अब इसमें हमने दो तीन बातें सीखी थी। एक तो ये पॉइंट, ये वाला किसका है, ये पॉइंट अंडाशय का, या अंडाशय भित्ति भी बोल सकते हो उसको। हाँ, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अंडाशय भित्ति भी बोल सकते हो, क्योंकि अंडाशय की है। और इसको गर्भाशय भित्ति भी बोल सकते हैं अगर एनसीईआरटी के लैंग्वेज में बोले तो, क्योंकि वो गर्भाशय गुहा कह रहा था। कोष्ठ की भित्ति भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब इस भित्ति पे ये जो पॉइंट है, दोबारा सुन लो जिसको पहले की क्लासेस में कुछ कंफ्यूजन रह गया हो, ये जो पॉइंट है जिसको मैंने ग्रीन किया है, अंडाशय भित्ति और बीजांड के बीच का वह पॉइंट जहां पे बीजांड लगा हुआ है, उससे हम क्या कहते हैं, बीजांडासन। क्या बोलते हैं, बीजांडासन, प्लेसेंटा। और कुछ कुछ हमारी प्यारी बुक्स ने इसको अपरा भी लिखा हुआ है। हालांकि मैं अपरा शब्द ह्यूमंस या एनिमल के लिए यूज करना पसंद करते हैं ज्यादातर अच्छे टीचर्स, लेकिन आपको पता ही है अभी मैं क्या बोलूं। तो भाई अपरा जो है वो शब्द भी आपको मिल सकता है, लेकिन ये अपरा जो है प्लांट वाला अपरा है, ठीक है, प्लेसेंटा जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और बीजांडासन। अब यहां पे आपको एक डंडी जैसी संरचना नजर आ रही है। इस डंडी जैसी संरचना को अपन कहते हैं बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत, फ्यूनिकल। इतनी बात तो सिर्फ यही समझ लो। और ये है अपना बीजांड, ठीक है, ये अपना क्या है, पूरा बीजांड है। अभी इसको अपन बाहर निकाल रहे हैं, और बीजांड को ही इंग्लिश में क्या, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी। ठीक है बच्चों, गुरु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम, इंग्लिश में तो ओव्यूल और हिंदी में सॉरी मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। इतनी बात अपन ने पहले भी की है। अब अपन इसको बाहर निकाल रहे हैं यहां पे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मेरे हिसाब से काफी बच्चे आ गए होंगे, कल टेस्ट था अपना, तो भाई टेस्ट की कॉपीज जो है, हालांकि चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट था जो किसी बिहार वाले और छत्तीसगढ़ वाले बच्चों के लिए था, क्योंकि उन्हीं के सिलेबस में है चैप्टर नंबर 1, जीव में जनन। सब्जेक्टिव टेस्ट था एप्लीकेशन पे कल, उसकी कॉपी चेक हो गई है, 100 के आसपास कॉपीज थी, सारी कॉपीज चेक कर दी है मैंने। आपको एप्लीकेशन पे कॉपी कैसे चेक करते हैं उसका एक डला हुआ है फोल्डर, तो
तो वो देख लें, नहीं समझ में आए तो ऑफिस कॉल कर लें, अपनी कॉपी देख लें, नंबर कहाँ कटे हैं ये आपको सॉल्यूशन देख के पता चलेगा, ठीक है। उसके लिए ऑफिस कॉल करने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चे ध्यान से सुने, जब भी कोई टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन डलता है, या तो आज डाल दिया होगा, मैंने दे दिया है ऑफिस में, उन्होंने या तो डाल दिया होगा, नहीं डाला है तो डाल देंगे, तो आप सॉल्यूशन देखो कि ये आंसर होना चाहिए था, मैंने ये लिखा है इसीलिए नंबर काटे हैं, ठीक है। मतलब आप लोग डाउट ग्रुप पे ऐसे फोटो वगैरह नहीं सेंड करेंगे कि मेरा नंबर कहाँ कट गया, सॉल्यूशन से पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन ये था, मैंने ये लिखा है, ये कमी थी इसलिए नंबर कट गया, ठीक है। तो अपनी कॉपीज देख लें सबकी, जितने भी थे। बिहार और छत्तीसगढ़ वालों ने ही दिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्हीं का था, और किसी ने तो दिया नहीं होगा, है ना। बिहार और सीजी वालों का ही था ये। तो आई होप सभी ने अपनी कॉपी देख ली होगी, कुछ तो कल ही हो गई थी, कुछ आज की है मैंने, तो यहाँ पे देख ले। अब अपन जो है आगे इसी तरह भाई सब्जेक्टिव टेस्ट देते रहें, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा आपकी कमियों का कि क्या कमी रह गई टेस्ट में। क्योंकि हमको लगता है हम चैप्टर पढ़ लेते हैं कि हमें सब कुछ याद है, लेकिन जब हम लिखने जाते हैं तो हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्जेक्टिव टेस्ट से आपकी स्पीड बढ़ेगी, और यही स्पीड आपको, अगर आप अभी से कवर करके नहीं चलेंगे तो आपका पेपर छूटेगा। स्पेशली जिनके पेपर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे यूपी वाले हैं और राजस्थान वालों के भी कुछ कभी कभी छूट जाते हैं, क्योंकि कई बार बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो स्पीड मेंटेन करने के लिए ये टेस्ट दें, कम से कम जितना भी आता है आपको। चलो अब अपन इस बीजांड को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बीजांड को बाहर निकाल के यहां पे बना देते हैं। देख रहे हैं ये अपना बीजांड है। अच्छा, ये बीजांड किस प्रकार का है, मैं फिर से यहां पे लिख रही हूं, ये प्रतीप प्रकार का बीजांड है, एनाट्रोपस है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैक्सिमम यानी कि सभी एंजियोस्पर्म में, ये बात लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एंजियोस्पर्म में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। एक दो एक्सेप्शन है, अभी बताऊंगी आगे जाके, ठीक है। तो ये बात नोट कर लो, ये एग्जाम में आया हुआ है। अब इस बीजांड में क्या क्या चीजें हैं, तो इस बीजांड में ये तो रहा अपना बीजांड ग्रंथ, जो यहां से आपने देख लिया है। अब मैं ये नहीं बता रही क्योंकि ये अपन यहाँ है ही नहीं, अपन ने सिर्फ बीजांड निकाला है, लेकिन बीजांड आसन आपको समझ में आ गया। अब देखो बीजांड व्रंथ और ये बीजांड है, हालांकि बीजांड व्रंथ भी बीजांड का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी अपन ने इसके भाग बनाए हैं। तो भाई ये जो अपनी मेन बॉडी है, और यहाँ पे अपना जो बीजांडासन था, उसके बीच में एक व्रंथ है जिसको अपन कह रहे हैं बीजांड व्रंथ, इंग्लिश में कह रहे हैं फ्यूनिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये फ्यूनिकल जहां से टच हो रहा है, इसको अपने मेन बीजांड को टच कर रहा है, मान लो अपने वाले मैंने जो बनाया है उसमें यहां से टच कर रहा है, दिख रहा है, ये व्रंथ है और ये बीजांड है, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं हाइलम या नाभिका। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। अब एक और चीज होती है रफे, हालांकि कई बुक्स उसको नहीं बताती हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ रफे क्या होता है। देखो हाइलम के ऊपर भी कुछ ऐसा उभार नुमा संरचना पाई जाती है, जो बीजांड व्रंथ का ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उसको अपन कहते हैं रफे। अगर आप चाहो तो नोट करो, नहीं तो इस रफे को छोड़ सकते हो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, थोड़ा सा उभार है, जो बीजांड व्रंथ को एक्चुअली हमें दिखाता है कि यहां से बीजांड व्रंथ जा रहा है। इस तरीके से एकदम विजिबल नहीं होता है, आपको नहीं दिखेगा, वैसे ही बीजांड छोटा होता है तो आपको तो नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप में थोड़ा बहुत दिखता है, और जरूरी भी नहीं है कि हो। तो ये रफे होता है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, छोड़ भी सकते हो, ठीक है। ये जरूरी है, और बाकी जो मैंने जो चीजें लिखाई वो जरूरी है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे बाहर की ओर आपको दो आवरण दिख रहे हैं, मैंने बीच में एक लाइन कर दी है, तो आपको दो आवरण दिख रहे हैं, पहला दूसरा दिख रहा है। यहां से ज्यादा दिखेगा, इधर वाली साइड पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो दो दिख रहे हैं, इधर भी दो दिख रहे हैं, दो भित्तियां दिख रही हैं, दो परतें दिख रही हैं, इसको अपन कहते हैं अध्यावरण। क्या कहते हैं, अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट। ये कितनी है, ये क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू है। क्या है पीवाईक्यू, बीजांड में कितने अध्यावरण होते हैं, दो। कितने अध्यावरण होते हैं, दो, एक बाहर और एक अंदर। तो भाई इसको अपन थोड़ा सा और
बड़ा करें तो ये लिख सकते हैं कि ये बाहरी है और ये आंतरिक है, ऐसा लिख सकते हैं। लिख लोगे, ये बाहरी अध्यावरण और अंदर वाला आंतरिक अध्यावरण, ठीक है, दो है। तो अब इसको लिखे कैसे, तो भाई ये वाली बात सभी नोट कर लेंगे, मैं यहाँ पे लिखवा रही हूं एक एक चीज। क्या है भाई, अंडाशय में या अंडाशय गुहा में पुष्प के अंदर एक या अधिक बीजांड उपस्थित होते हैं, हो सकते हैं। ये थ्योरी लिख लो, क्योंकि ज्यादातर में फिर आपको दिक्कत आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ है कि बीजांड की संरचना का वर्णन करो। तो वर्णन कैसे करोगे, चित्र तो बना दोगे, है ना, सचित्र वर्णन, चित्र तो बना दोगे, लिखोगे क्या, तो भाई बीजांड एक या अधिक हो सकते हैं। अधिकांशतः एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी में बीजांड प्रतीप प्रकार का होता है, प्रतीप प्रकार का होता है। प्रत्येक बीजांड अंडाशय से या अंडाशय भित्ति से बीजांड आसन बिंदु या स्थान से जुड़ा होता है, स्थान भी लिख सकते हो। इसकी परिभाषा मैं आपको पहले भी लिखा चुकी हूं, बीजांड आसन की परिभाषा पिछली क्लास में लिखवा चुकी हूं मैं, लास्ट वाली, परसों नहीं, सैटरडे नहीं, शायद फ्राइडे वाली क्लास में, तो वहां से देख लेना। यहाँ पे मैंने इसके अंदर वाले मैटर के हिसाब से लिखवाया है। बीजांड आसन की परिभाषा ऑलरेडी मैं लिखवा चुकी हूँ पहले, कि वह स्थान जहाँ पे अंडाशय में, वह उभार या स्थान जहाँ पे अंडाशय में बीजांड जुड़ा हुआ रहता है, बीजांड आसन कहलाता है, ठीक है, प्लेसेंटा कहलाता है। तो प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। मैं पॉइंट बना रही हूं, आप वही आपकी जो खिचड़ी है पैराग्राफ वाली वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। बीजांड आसन से बीजांड वृंत की सहायता से जुड़ा होता है। ठीक है, समझ गए। अपना जो बीजांड है वो बीजांड आसन से किसकी मदद से जुड़ा हुआ है, बीजांड आसन से, ये लाइन समझ में आई, बीजांड आसन से, यहीं पे होगा ना बीजांड आसन, तो ये बीजांड आसन से बीजांड वृंत की सहायता से जुड़ा हुआ रहता है। लाइन समझ में आ गई, आगे लिख रहे हैं, बीजांड वृंत का वह हिस्सा या भाग जो बीजांड से जुड़ता है, हाइलम कहलाता है। और ये बिहार बोर्ड का PYQ है, ये वाला क्वेश्चन, ये बिहार बोर्ड में आ चुका है। हाइलम क्या होता है, ऐसी, ठीक है, नामांकित चित्र द्वारा हाइलम को समझाओ। क्या समझाओगे, यही बोलोगे भाई जुड़ा हुआ है, 1 नंबर में आया था वैसे तो, हाइलम क्या होता है, ठीक है। अब बीजांड की मेन बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बीजांड में कौन कौन से भाग होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूं, बीजांड में निम्नलिखित भाग
होते हैं आप लिख देंगे, ठीक है। पहला, एक एक की बात अपन करेंगे। पहले तो मैं सारे नाम लिख देती हूँ, किसके किसके बारे में बताना है। सबसे पहले अध्यावरण के बारे में बताना है। अध्यावरण जिसको हम इंटेगुमेंट कहते हैं। दूसरा है अपना अध्यावरण, इंटेगुमेंट कहते हैं। और उसके बाद अपन बात करेंगे बीजांडकाय की, बीजांडकाय न्यूसेलस। ठीक है, डबल एल, ठीक है, न्यूसेलस। तीसरा अपन बात करेंगे बीजांडद्वार की, माइक्रोपाइलरेंट। चौथा अपन बात करेंगे निभाग की, यानी कि चले जा, है ना, किसी को भगाना है, ये जेड है बच्चों, ठीक है, चले जा, जेड, ये स्मॉल जेड ऐसे ही लिखते हैं ना, जेड है, ठीक है, चले जा। और क्या बचा अपना, न्यूसेलस हो गया, बीजांडद्वार हो गया, बीजांडव्रंत रह गया है। बीजांडव्रंत की हालांकि बात अपन ने पहले लिख दी है, आप चाहो तो वो वाली बात यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। बीजांडव्रंत लिख ही देती हूं मैं। चलो, तो इन 5 टॉपिक्स पे अपन को बात करनी है और इनके बारे में लिखना है। लिखोगे कैसे, कुछ तो मैंने लाइंस लिख दी है। अब जैसे अध्यावरण के बारे में आपको लिखना है, कैसे लिखोगे अध्यावरण के बारे में, तो अध्यावरण के बारे में क्या लिखोगे, देखो अध्यावरण क्या है, बीजांड के बाहर, बीजांड के बाहर की भित्ति या आवरण, कितने हैं, 2 हैं। तो बीजांड के बाहर पाए जाने वाली आवरण को अध्यावरण कहते हैं। यह 2 होते हैं, आंतरिक अध्यावरण और बाहरी अध्यावरण। हो गया खत्म, इतना सा लिखना है इसके बारे में, ठीक है। अब अपन आते हैं बीजांडकाय क्या है, तो जरा देखो भाई, डायग्राम अपने कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, ठीक है, डायग्राम अपना कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहां पे क्या होता है, कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है ऐसे। इस कोशिकाओं के समूह को आप याद रखेंगे बच्चों, इस कोशिकाओं के समूह को आप याद रखेंगे। इसको कहते हैं बीजांडकाय, बीजांडकाय न्यूसेलस, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, बीजांडकाय। अभी देखो मैंने बीच में जगह छोड़ दिया, मेरी बात इंपॉर्टेंट बात है, कर रही हूं, उसको ध्यान से सुनो। यहां पे अभी मैंने बीच में जगह छोड़ी है क्योंकि मुझे कुछ बनाना है, लेकिन शुरुआत में, प्रारंभ में, जैसे कि अपन ने कहा था कि जब अपना अपरिपक्व परागकोश रहता है तो उसकी सिचुएशन अलग होती है, और जब परिपक्व बनता है तब अलग होती है। ऐसे ही बीजांड में स्टार्टिंग में, शुरुआत में, जब इसमें अपना अंडा नहीं बना होता है, एग नहीं बना होता है, या गुरु बीजाणु जनन नहीं हुआ होता है, बात को ध्यान से सुनना, कब की सिचुएशन बता रही हूं, जब गुरु बीजाणु जनन नहीं हुआ होता है तब सभी जगहों पे ऐसी ही कोशिकाएं रहती है, सेम। ये जो मैंने जगह खाली छोड़ दी है यहां पे भी सेम कोशिकाएं, सब कुछ बीजांडकाय होता है। कब, जब गुरु बीजाणु जनन नहीं हुआ होता है, स्टार्टिंग में, मतलब ऐसा बोल सकते हो अपरिपक्व अवस्था में। लेकिन ऐसा वाला बीजांड हम कभी बनाते नहीं है, हम हमेशा परिपक्व वाला जो बीजांड है वही बनाते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अगर आपको एग्जाम में बोल दे नामांकित चित्र बनाओ बीजांड का, तो आप परिपक्व वाला ही बनाएंगे, बात समझ में आई। तो इसीलिए मैंने अभी यहाँ पे जगह छोड़ दी है। ये परिपक्व होने के बाद क्या बनता है अभी बताऊंगी मैं आपको। तो ये बीजांड का है। अब यहाँ पे PYQ है, आओ भाई बताती हूं आपको क्या PYQ आया हुआ है। ये देखो यहां पे आपको बिहार के MCQ में, बिहार और MP में PYQ मिलेगा MCQ के अंदर। MCQ में क्वेश्चन आया हुआ है जो कई बच्चे गलत करते हैं, कई बच्चे गलत करते हैं, करे थे, एग्जाम हुआ था तब भी, और जब मैं क्वेश्चन करवाती हूं तब भी गलत करते हैं। आप नहीं करेंगे क्या, देखो इसकी परिभाषा में ही क्वेश्चन था, ये परिभाषा थी उसी के अंदर क्वेश्चन था। क्या है इसकी परिभाषा, ध्यान से सुनो परिभाषा को। बीजांड में अध्यावरण से घिरा हुआ, भाई बाहर क्या है, अपने अध्यावरण है,
ठीक है। अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? बीजांडकाय कहलाता है। ये अपनी परिभाषा है, परिभाषा भी ऐसी ही देंगे आपको। अगर मैं चाहूं तो लिखा दूं, यहाँ पे जगह यहाँ पे लिखा देती हूं, ठीक है। अध्यावरण से घिरा बीजांड के अंदर का कोशिकीय समूह बीजांडकाय कहलाता है। और इसी पे क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में कि बीजांड के अंदर अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है। तो बच्चे कब से कह रहे थे उसको बीजांड कहते हैं। उसको बीजांड नहीं कहते हैं, बीजांड तो पूरा ही है। अंदर वाला जो कोशिकीय समूह है उसको बीजांडकाय कहेंगे। न्यूसेलस आंसर था उसका, ठीक है। और बोर्ड ने भी यही माना था। तो अभी आप इस बात को नोट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 लाइनें छूट गई है, क्योंकि वो 2 लाइनें मैंने आपसे कहा था आप लिख लेंगे। अध्यावरण वाली बात, हाँ देखो, इसको लिखने का एक और तरीका है, आप हेडिंग लगा के लिख सकते हो। जैसे अध्यावरण हेडिंग लगा दी, फिर अध्यावरण के बारे में लिख दिया, फिर बीजांडकाय हेडिंग लगा दी, अभी बीजांडकाय के बारे में लिख दिया। जैसे अभी अपन ने लिखा, ये कोशिकाओं का समूह होता है और यहाँ पे निरंतर कोशिका विभाजन होता रहता है। अच्छा, इसमें और क्या होता है? इसके अंदर यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है, या इसमें पोषक तत्व संचित रहते हैं। ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसमें भोज्य पदार्थ क्या होगा भाई? खाना, फूड का संचय होता है। अब क्या करेगा ये संचय करके? संचय मतलब स्टोरेज रहता है, जिससे गुरु बीजाणु जो बनेगा, अभी बना नहीं है, बनेगा, गुरु बीजाणु को पोषण मिलता है। या बाकी की जो भी कोशिकाएं हैं अपनी, अभी बहुत कुछ बनने वाला है अंदर, उनको पोषण मिलता है। तो ये भी बात याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही नोट्स बनाना सीखो, क्योंकि भाई हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जो हमारी समझ पे डिपेंड करता है, हमने उसको कहीं भी नहीं लिखा होता है, लेकिन हमें पता सब होता है, तो फिर कैसे लिखें उसको? तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स बनाना भी सिखा रही हूँ साथ साथ। अब अपन चलते हैं 2-3 और बातों पर। ये आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक गैप दिख रहा है। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ऐसे कि अध्यावरण, बीजांड का वह हिस्सा जहां पर अध्यावरण नहीं होता है। यहां पे अध्यावरण नहीं है ना, खुला हुआ है ये, इसे अपन क्या कहते हैं? बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, ठीक है। बीजांड द्वार के ही विपरीत, बीजांड द्वार के ही विपरीत दिशा वाला भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। तो मैं यहाँ पे भाई ये हटा रही हूँ अपनी टेस्ट वाली बातें, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं निभाग। ये सारे नाम आपको लिखने हैं, जिसको अपन कहते हैं चले जा। अब मैं अंदर आ रही हूँ, ठीक है। लेकिन बार बार मैं रिपीट कर रही हूं, ये अंदर वाली बात कब बनेगी? जब गुरु बीजाणु जनन हो चुका होगा, जो कि अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कल की क्लास में अपन गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जब भी हम बीजांड बनाते हैं, परिपक्व वाला ही बनाते हैं। तो भाई अंदर एक स्पेशल चीज बनानी है हमको, जो मैं आपको यहाँ पे बना रही हूँ, छोटी बना रही हूँ अभी, ये धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, उसको पूरा कवर कर लेगी। चलो अभी अंदर की चीज बना रहे हैं अपन, और 2-3 चीजें और मुझे बतानी है आपको। तो भाई पूरा वीडियो देखना, काफी चीजें हैं, थोड़ा सा नीट के पर्पज से 1-2 पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ जो आ चुके हैं। देखो, इसके अंदर एक तरह की संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म, ठीक है। अब एंडोस्पर्म का डिटेल स्ट्रक्चर आज हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि है नहीं अभी,
मतलब जब ये बनेगा तब पढ़ेंगे ना, अभी तो अपन ने बनाया ही नहीं इसको, अभी तो अपन एज अ फॉर्मेलिटी इसको बना रहे हैं। तो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। ऊपर 3 कोशिकाएं होती हैं, नीचे 3 कोशिकाएं होती हैं, और पास में भाई सामने की तरफ 2 आपको केंद्रक दिख रहे हैं। इनके नाम मैं आपको अभी ओरली बता देती हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन ये नाम मैं आपको अभी ओरली बता रही हूँ, लेकिन इनके नाम अगर बीजांड का स्ट्रक्चर आता है तो आप लिखेंगे। आप अगर नोट्स खोलेंगे, नोट्स में भी लिखे हुए हैं, इन सब के नाम लिखने हैं आपको यहाँ पे। पहले मैं यहाँ बोल देती हूँ, 1-2 जो आ जाते हैं वो तो लिख देती हूँ। ये है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, हालांकि ये अपन दोबारा बनाएंगे कल की क्लास में, तो अभी सिर्फ सुन लो, लेकिन नाम सारे लिखने हैं आपको। इन 3 कोशिकाओं के भी लिखने हैं, इसके भी लिखने हैं और इसके भी लिखने हैं, जो कि अपन पूरा कल डिटेल में पढ़ेंगे। ये प्रतिव्यासांत कोशिकाएं हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं जिनको। ये एग एपरेटस है, अंड समुच्चय 3 नीचे वाला, और ये 2 बीच वाले हैं, ये ध्रुवीय कोशिकाएं, ध्रुवीय केंद्रक, सॉरी ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ये जो 2 बीच में आपको गोटियों की तरह दिख रहे हैं आंखें, वो ध्रुवीय केंद्रक है। ये तीनों नाम आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी जगह नहीं है और अपन कल इसको वापस बनाएंगे, तो कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब डायग्राम इतना तो लिखना ही लिखना है। अब यहाँ से अपन जा रहे हैं, ये वाली बात आप चाहो तो इस डिटेल वाले जो अपने पॉइंट्स है इसमें भी लिखनी है। ये सारा लिख लोगे। बीजांड द्वार में क्या लिखोगे कि भाई वही वो हिस्सा जहाँ पे अद्यावरण नहीं होता है, बीजांड द्वार कहलाता है। बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में निभाग होता है। बीजांड व्रंत तो ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं। फिर अपन लिख देंगे कि भाई इसी के अंदर गुरु बीजाणु जनन के पश्चात एक संरचना का निर्माण होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। बस इतना ही लिखेंगे। लिखने में सिर्फ इतनी बात लिखनी है लास्ट में कि गुरु बीजाणु जनन के पश्चात बीजांड के अंदर भ्रूण कोश का निर्माण होता है। और भ्रूण कोश का ही दूसरा नाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो है मादा युग्मकोद्भिद। और ये बात मैं 3री-4थी बार बता रही हूं, पहली बार नहीं बता रही, ठीक है। जितनी भी बार मैंने भ्रूण कोश लिखा है उतनी बार ये बात आपको बताइए। ये मादा जो कि अपन कल बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे, प्रोसेस थोड़ा सा इसका लंबा है। आओ अब थोड़ा सा नीट के पर्पज से और ऐसी चीजें जो थोड़ी एनसीईआरटी से बाहर आ जाती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान कौन देगा यहाँ पे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनके बाद भी बालाजी है, जिनके पास भी बालाजी अरिहंत जैसी महान बुक्स हैं, उसके अंदर बीजांड के प्रकार दे रखे हैं, बीजांड के प्रकार दे रखे हैं, लेकिन वो 12th में नहीं है, किसी भी बोर्ड में नहीं है, ठीक है, नहीं है। वो किस में है, नीट में है, नीट का सिलेबस है वो। तो अपन तो अपना जो कोर्स है वो मेनली 12th का है, लेकिन जो बैच वाले बच्चे हैं अपने, अगर वो इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन पे, इसी चैप्टर के एप्लीकेशन पे जो नीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मिल जाएगी आपको। तो बैच वाले बच्चों को तो नीट का अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला जो वीडियो डले हुए हैं चैप्टर वाइज, उसके अंदर ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ से बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं या आ चुके हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, और वो भी क्यों आए। अब तो नहीं आएंगे, अब तो पॉसिबल नहीं है, वो इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि पहले, आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले बीजांड के प्रकार सिलेबस में था, अब नहीं है, किसी भी सिलेबस में नहीं। अब पहले ये सभी सिलेबस में था, राजस्थान में भी था, एमपी में भी था, बिहार में भी था, सब में था। अभी सब जगह से हटा दिया है, 2-3 सालों से, जब से एनसीईआरटी लागू हुई है तब से ये हट गया है। लेकिन कई बार वही भूले बिसरे हमको भी, वो है ना, वो गाना नहीं है, कौन सा है भाई, बड़े दिनों के बाद बेवतनों को याद, है ना, मिट्टी आई है। तो भाई हमको भी कभी कभी पुराने क्वेश्चन याद आ जाते हैं जब हम बोर्ड के क्वेश्चन बनाते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई ये एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, प्रतीप टाइप का पाया जाता है, और ये रहा प्रतीप, ठीक है। एनसीईआरटी में इसको उल्टा बना रखा है, लेकिन आप ऐसा बनाएंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा,
ठीक है, एनसीईआरटी वाला भी बना सकते हैं पर मुझे वो इतना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन है वो भी प्रतीप। दूसरी सबसे बड़ी बात जो 2-3 पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रही हूं कि वैसे बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। नाम बोल देती हूँ, जिसको भाई जो बैच से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए बोल देती हूँ। देखो, एक तो होता है ऑर्थोट्रोपस, ठीक है, एक होता है एनाट्रोपस, एक होता है हेमिट्रोपस, एक होता है कंपाइलोट्रोपस, एक होता है एम्फिट्रोपस और एक होता है सार्सिनोट्रोपस। 6 प्रकार के बीजांड होते हैं। इसमें से एक आप देख रहे हैं, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ। जो काम का है वो मैं बता दूंगी, चिंता मत करो। देखो ये वाला, अब इसको सिंबलिक फॉर्म में समझना। देखो ये अपना है बीजांड द्वार, ये अपना है चलेजा, उल्टा बनाया है ना मैंने, ये निभाग है। क्योंकि बीजांड द्वार कहाँ होता है? जहां पे खुला हुआ मुंह जैसी संरचना होती है, जहां पे खुली हुई चीज होती है, वहां पे बीजांड द्वार होता है। बीजांड द्वार कभी बीजांड वृंत वाली साइड पे नहीं हो सकता है। ये क्या है नीचे? ये बीजांड वृंत है और बीच में क्या है? अपना भ्रूणपोष। ठीक है, कच्चा कच्चा एक बार समझ के लिए आया। अब ये कौन से प्रकार का बीजांड है? ये है ऑर्थोट्रोपस, रिजु प्रकार का। अब इसको रिजु प्रकार का क्यों कहते हैं? मेरी बात सुनो। क्योंकि इसमें बीजांड द्वार, भ्रूणकोश, निभाग और बीजांड वृंत तीनों 180 डिग्री पे। अगर आपने थोड़ी बहुत मैथ से आपको याद हो तो 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण कहते हैं। याद है या नहीं? थोड़ी सी मैथ्स है ना, इसीलिए इसको हिंदी में तो रिजु बोलते हैं, इंग्लिश में ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बीजांड वृंत, भ्रूणकोश, निभाग और बीजांड द्वार तीनों एक ही सीध में। ये किस में पाया जाता है? जैसे कि मैंने कहा कि एंजियोस्पर्म में अधिकतर बीजांड प्रतीप वाले होते हैं, लेकिन एक अपवाद है अपने पास और वो अपवाद अपन को याद रखना है, पॉलीगोनम। ठीक है, पॉलीगोनम। और ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये प्रीवियस है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 3 साल पुराना है, क्योंकि मैंने कहा कि भाई वो पहले हुआ करता था, इसीलिए पुराना क्वेश्चन है। अब इसके आने के चांस नहीं के बराबर है, लेकिन नीट के हिसाब से भी थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो पॉलीगोनम एक ऐसा एंजियोस्पर्म है जिसमें ऑर्थोट्रोपस प्रकार का क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। ये PYQ है, 12th बोर्ड का ही है, लेकिन अब नहीं आने के चांसेस है। अभी 2 साल से नहीं आया कोई भी क्वेश्चन इस पे। पिछले 2 सालों में कोई क्वेश्चन बीजांड के प्रकार पे नहीं आया है। ठीक है, एक MP में आया हुआ था ऐसे ही, वो भी वही उनको भूली बिसरी 2021 में आया हुआ था MP के अंदर। वो भी उनका वो जो एक प्रश्न बैंक होती है ना, उसमें था, बोर्ड में तो नहीं आया हुआ है। वो बोर्ड की तरफ से एक प्रश्न बैंक आती है MP की, उसमें भी ऐसे कई बार उटपटांग सवाल आ जाते हैं। उसमें ये क्वेश्चन था कि नागफनी, जब आप MP वाले क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा अपने एप्लीकेशन पे। इस साल बोर्ड वाइज MCQ करवाए थे मैंने, तो अगर आपके एप्लीकेशन पे आपको MP वाला भी फोल्डर मिल जाएगा, तो उस फोल्डर में आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया था कि नागफनी में किस प्रकार का बीजांड मिलता है? तो नागफनी में सार्सिनोट्रोपस मिलता है, सार्सिनोट्रोपस प्रकार का बीजांड मिलता है। ये 2021 या 22 के प्रश्न बैंक में था, बोर्ड में तो अभी तक भी नहीं आया है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये नीट के टॉपिक्स हैं। 12th बोर्ड और NCERT अगर आपने खोली है, आपको पढ़ना है, आपको पता है हर टॉपिक के बाद NCERT खोल के पढ़नी है। NCERT में कहीं भी बीजांड के प्रकार नहीं दिए हुए हैं, एक सीधा सा प्रतीप वाला बना हुआ है और वही आपको बनाना है। ठीक है, बात समझ में आई?